ब्रोकन सर्कल ब्रेकडाउन, जिसे अल्बामा मुनरो के नाम से भी जाना जाता है, एक 2012 की बेल्जियम ड्रामा फिल्म है। इस मूवी ने कई अवार्ड्स जीते हैं। इस मूवी की कहानी आपके दिल को छू लेगी। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसका नाम मैबले है। वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी टेस्ट के लिए आई है। कहानी पास्ट में जाती है जहां हम डिडियर नाम के एक आदमी को उसके बैंड के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं। वो स्टेज पर ब्लू ग्रास म्यूजिक परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है। उसकी खुद की बॉडी पर आप हजारों टैटू देख सकते हैं। डिडियर एलिस के पास आता है। यही इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। डिडियर एलिस से टैटू के बारे में पूछने लगता है। एलिस उसे अपनी बॉडी में बने सारे टैटूज दिखाकर उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है। फिर वो दोनों आपस में अपने फेवरेट म्यूजिशियन के बारे में बातें करते हैं। डिडियर उसे अपने शो में आने के लिए इनवाइट करता है। एलिस उसके शो में आती है। डिडियर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। इसके बाद से दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। डिडियर उसे एक जगह लेकर आता है। वो उसे एक घर दिखाता है जिसे वो रेनोवेट करेंगे, और जब तक वो घर रेनोवेट नहीं हो जाता वो एक कारवा में रहते हैं। वहाँ रहते हुए दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एलिस की आवाज काफी अच्छी है, इसीलिए डिडियर उसे अपने बैंड में शामिल कर लेता है। एक दिन एलिस उसे अपने प्रेग्नेंट होने की न्यूज देती है, जिसे सुन डिडियर गुस्सा हो जाता है। एलिस उससे कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी ये कोई ट्रिक है तुम्हें फंसाने की। डिडियर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है और काफी टाइम बाद वापस आता है। वो अपने घर को जल्दी से रेनोवेट करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि उनका होने वाला बच्चा एक कारवा में नहीं रह सकता। सो फाइनली उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। उन्हें एक बेटी हो जाती है जिसका नाम वो मैबले रखते हैं। वो उसे बहुत प्यार देते हैं। धीरे धीरे वो 5 साल की हो जाती है, स्कूल जाना शुरू कर देती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम उसे फिर से डॉक्टर के पास देखते हैं। हमें पता चलता है कि मैबले को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, लेकिन उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। एलिस और डिडियर अपना शो करना चालू रखते हैं। कुछ दिनों बाद मैबले को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन उसे अगले कुछ हफ्तों में वापस आना होगा। घर पर मैबले का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। डिडियर का बैंड उसके लिए परफॉर्म करता है। एक दिन मैबले एक मरे हुए पंछी को अपने घर के सामने देखती है और रोने लगती है। डिडियर उसके पास आता है। मैबले पूछती है कि पापा इस बर्ड को क्या हुआ है। डिडियर बताता है कि ये घर के बरामदे में लगे शीशे से टकरा कर मर चुकी है। डिडियर से कहता है कि चलो इसे जाकर फेंक देते हैं, लेकिन मैबले उस पंछी को लेकर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। ये सारी बात वो एलिस से शेयर करता है और बताता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बर्ड्स विंडो से लड़ाई करती हैं और जब वो मर जाती हैं वो कई फीमेल्स बर्ड्स पैदा करती हैं और किसी के साथ इंटीमेट नहीं होती। लेकिन उसके पापा इन सारी बातों पर यकीन नहीं करते थे। उनके लिए जो मर गया वो मर गया, और डिडियर भी अपने पापा की तरह है, वो एक नास्तिक है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उन्हें बताता है कि मैबले के सही होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। उसकी बॉडी में मौजूद ब्लड को न्यू स्टेम सेल से बदल दिया जाएगा जिससे वो ठीक हो सकती है। घर पहुंचकर मैबले डिडियर से कहती है कि वो बर्ड अब स्टार बन गई है, लेकिन डिडियर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। लेकिन वो अपनी बेटी का मन रखने के लिए कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। अगले दिन मैबले का ब्लड चेंज किया जाता है। तभी वहाँ एक दूसरा बच्चा अपनी माँ के साथ आता है जिसे कैंसर था। उसकी माँ बताती है कि उसका बेटा अब ठीक हो गया है और वो घर जा रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। हम एलिस को मैबले के साथ लेटा हुआ देखते हैं। मैबले कैंसर को हरा नहीं पाती। वो 6 साल की उम्र में मर जाती है। उसे दफना दिया जाता है। एलिस और डिडियर काफी सदमे में होते हैं। एलिस गुमसुम रहने लगती है। उन्हें उनकी बेटी की याद ना आई, इसीलिए वो उसके रूम से उसके सारे टॉयज और बाकी सामान को हटाकर वॉल को पेंट कर देती हैं। एक दिन एलिस अपनी विंडो पर एक बर्ड को देखती है और उस बर्ड का पीछा करती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के सारे शीशों पर बर्ड के स्टिकर चिपका देती है। डिडियर उससे इसका रीजन पूछता है। वो बताती है कि ये बर्ड्स की सेफ्टी के लिए है ताकि शीशे से टकराकर बर्ड्स मर ना जाएं। लेकिन डिडियर को ये लॉजिक समझ नहीं आता। वो फिर से अपना शो करने लगते हैं। परफॉर्म करते वक्त उनकी आवाज में उनकी बेटी को खोने का दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन।
डिडियर अपना ध्यान विज्ञान की तरफ करने लगता है। वो न्यूज चैनल पर जॉर्ज बुश का एक स्टेटमेंट सुनता है जिसमें अबॉर्शन विरोधी आंदोलन और भ्रूण स्टेम सेल अनुसंधान का विरोध करने के बाद डिटलर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कुछ बेवकूफ लोग और नेताओं की वजह से साइंस अंधविश्वास से हार जाती है, क्योंकि बाइबल में इन सब को पाप समझा जाता है। वो एलिस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने वो बर्ड्स वाले स्टिकर्स क्यों चिपकाए हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसकी बेटी बर्ड बनकर किसी भी समय उससे मिलने आ सकती है। वो एलिस से कहता है कि तुम ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये सब सुनने के बाद एलिस डिडलर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। वो अपने टैटू का काम फिर से करने लगती है। डिडलर उससे मिलने आता है और उसे पता चलता है कि एलिस ने अपना नाम बदलकर अलाबामा कर लिया है। फिर हम एलिस को उनके बैंड के साथ देखते हैं, जहां डिडलर सबसे कहता है कि एलिस ने अपना नाम बदलकर अलाबामा कर लिया है। वो एलिस से पूछता है कि अगर तुम अलाबामा हो तो मैं क्या हूँ। एलिस कहती है तुम मुनरो हो। अपनी परफॉर्मेंस के बाद डिडलर ऑडियंस के सामने उन मुद्दों को उठाता है जिसमें साइंस के यूज करने पर पाबंदी लगाई जाती है, जिस वजह से उसकी बेटी मर गई और पता नहीं कितने लोगों की जान सिर्फ इस वजह से चली जाती है कि कुछ लोग रिलीजन की आड़ में साइंस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये सब सुनने के बाद एलिस उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन डिडलर उसे धक्का दे देता है। एलिस वहाँ से जाने लगती है। डिडलर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उनकी बेटी उनके पास नहीं है, लेकिन वो अब भी उसके साथ है। उसे अब कोई नहीं चाहिए और प्यार उसके लिए कभी उदार नहीं रहा। एलिस अपनी कार में होती है और कार की स्टीयरिंग पर गुस्से से अपना सिर पीटने लगती है। वो अपनी बेटी की मौत से अभी तक सदमे में है। वो अपनी टैटू शॉप जाती है और बहुत सारी पिल्स निगल लेती है। डिडलर उसके पास आता है और देखता है कि वो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। वो शॉप का कांच तोड़कर अंदर आ जाता है और एम्बुलेंस को फोन करता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हम एलिस को बेड से उठते हुए देखते हैं। वो डिडलर के पास आती है जहां वो डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर उसे बताता है कि एलिस का ब्रेन डेड हो चुका है और क्लिनिकली वो अब मर चुकी है। डिडलर एलिस के पास आता है और नेक्स्ट सीन में हम उसे एलिस की बॉडी के पास देखते हैं और वो एलिस के कानों में कहता है कि अगर उसे कहीं उनकी बेटी दिखाई दे तो वो उसे उसकी तरफ से हाय कह दे। फिर डिडलर और उसका बैंड एलिस के लिए एक गाना परफॉर्म करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी खुशी के बारे में नहीं है, ये कैंसर से मरने वाली एक छोटे मासूम बच्चे के बारे में है। ये एक आदर्श प्रेम की लॉ के बारे में है जो अपने प्यार के घेरे के बाहर जीवन की कठोर हवाओं का सामना करने में असमर्थ है। ब्रोकन सर्कल ब्रेकडाउन में एक गॉड थीम है जहां एलिस एक आस्तिक है और डिडलर नहीं। ये हम सभी में सदियों पुरानी लड़ाई है जो अब तक चलती आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।